व्याकरण, आपका फ्यूचर एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज ही हमारी कक्षा 10 की पहले वीडियो होगी और जिसमें हम लोग फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। बाकी आपके पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, बोला जाए तो फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th की, और हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन इसके पहले आपको कुछ बातें जानना होगा ताकि आप लोग का बेस ज़्यादा मजबूत हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे रसायन विज्ञान की कुल मूलभूत अवधारणाओं को, ताकि चीज़ें हमारी और अच्छे से बेहतर रूप से चल सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान में क्या बातें आती हैं, ये बात हमें जानना ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले आज जो हमारी क्लास होगी वो फुल्ली डेडिकेटेड होगी बेसिक पार्ट के लिए। किसके लिए? बेसिक पार्ट के लिए। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया, या बोला जाए रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, आप जिसे कहते हो रसायन विज्ञान। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो विषय को क्या कहा जाता है, वो विषय है क्या। तो रसायन विज्ञान है क्या? तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें आप लोग रासायनिक अभिक्रिया और कुछ अन्योन्य क्रियाएं पदार्थों के जो पढ़ते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक या रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हम ये बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वही आपका बच्चा क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक क्रिया एवं द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर कुछ फंडामेंटल चीज़ें आपके सामने दिख रही होंगी, जो कि हर विज्ञान के हर शाखा में आप लोग को देखने को मिलेगा। एक आपके सामने फंडामेंटल चीज़ है द्रव्य, और यहाँ पर एक बात है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा द्रव्य के बारे में, ताकि हम लोग और अब हमारा जो कंसेप्ट है और बेहतर हो सके। तो एक बात बताओ, रासायनिक विज्ञान के जो आपके पिताजी हैं, बोला जाए जनक, वो हैं लेवासिए। क्या नाम है इनका? लेवासिए। ठीक, इनका बच्चा पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। क्या नाम है? एंटोनी लेवोजियर। इनका पूरा नाम हम बोल सकते हैं एंटोनी लेवोजियर। ठीक, एंटोनी लेवोजियर इनका पूरा नाम है। ठीक है, एक बात और याद रखना, तो विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान एक ऐसी शाखा है या विज्ञान की शाखा जिसमें रासायनिक क्रिया और द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, वो आपका रासायनिक क्रिया कहलाएगा, या बोले हम रासायनिक विज्ञान कहलाएगा। रासायनिक क्रिया तुम्हारा चैप्टर का नाम है। अगली बात हम लोग जाने कि इनके जनक कौन हैं, तो जनक हैं लेवासिए। ठीक, अगली बात हम जानेंगे, इसमें कुछ बातें और जानेंगे। सबसे पहले बेसिक पार्ट आप जानना पड़ेगा हमें, पदार्थ किसे कहा जाता है या द्रव्य। हमको पढ़ना पड़ेगा द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर। थोड़ी जगह हमारे पास कम है, इस वजह से आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो
ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करें जिसे हम पढ़ेंगे मैटर। हाँ तो भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जंप करते हैं जो कि हमारा है मैटर। क्या है? मैटर। मैटर को क्या कहा जाता है? पदार्थ। और इसी का एक नाम और है बच्चा, द्रव्य। क्या नाम है? द्रव्य। अब आपके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ताकि आपको द्रव्य के बारे में एक बेहतर जानकारी प्राप्त हो। देखना ध्यान से, आपके सामने ये है ईंट। क्या है? ईंट। और यहाँ पर आपके सामने है वायु। क्या है? वायु। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे हमारा यही है, क्या आप ईंट को देख पाते हो? हाँ, आपका जवाब आना चाहिए हाँ देख सकते हैं। तो मतलब जो आपका ईंट है इसे देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। हवा को आप देख सकते हो? हवा को देखा नहीं जा सकता, क्या करते हो? महसूस करते हो। इसका मतलब ये है वायु को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। अब बच्चा एक बात बताओ, जो आपका ईंट है इसमें द्रव्यमान होगा और भार होगा। हाँ, द्रव्यमान या भार ईंट में होगा। इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें भार होगा और भार को ही कहा जाता है द्रव्यमान। लेकिन एक बात और याद रखना, भार और द्रव्यमान में अंतर है, ठीक। बट यहाँ पर आप इस फैक्ट को नहीं जानना है, बस इतना जानो कि द्रव्यमान होता है या नहीं। तो ईंट में द्रव्यमान होता है। अब आपसे एक सवाल ये है हमारा, क्या वायु में द्रव्यमान होगा? वायु का भार होगा? हाँ, वायु में भी भार होता है, क्योंकि जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो उसका आकार में परिवर्तन होता है कि नहीं। जितनी ज़्यादा आप हवा भरोगे बैलून उतना बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें भार होता है, वो भी आयतन घेरता है। इसका मतलब ये है कि उसमें भी क्या होगा? भार होगा। अब एक बात बताओ, क्या इसमें आयतन है? इसका मतलब ये है कि ईंट जहाँ पर भी है ये अपना जगह घेरा हुआ है। मान लो आपके सामने बच्चा मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पर रख दिए तो क्या अपना स्थान घेरेगा? जी हाँ, ये अपना स्थान घेरेगा। इसका मतलब इसके पास भी क्या है? आयतन है। अब एक बात आपके सामने ये जाती है कि ईंट जो है क्या ये स्थान घेरता है? अरे यार सीधी सी बात है, ईंट स्थान घेरेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्थान घेरता है। अब एक बात बताओ, क्या हवा स्थान घेरती है? तो हवा स्थान घेरता है। जैसे कि एक बात बताओ, अगर बैलून में हवा भर दिया जाए तो एक बड़ा सा रूप ले लेगा और उसी बैलून को अपने चेहरे के सामने हम रख लेंगे तो हमारा चेहरा आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये है कि वो बंदा भी स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है। अब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हमें ये बात आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो महसूस करने वाली बात आई, ये जो सोचने वाली बात आई, समझने वाली बात आई, फील करने वाली बात आई, ये वास्तव में पदार्थ क्या एक रूप है? हाँ, तो याद रखना, पदार्थ में आप लोग पढ़ते हो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे महसूस किया जाता है, तो वही शब्द जो यूज़ हुआ है वो इसी फंडामेंटल के लिए यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है जो आप महसूस करते हो, सोचते हो, जो आपको फील होता है, जैसे खुशबू हो गया, प्यार हो गया, घृणा हो गई, नफरत हो गई, वो सारी चीज़ें आप महसूस करते हो ना, तो वो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये किस रूप में जाएगा? ज्ञानेंद्रिय। तो इसका मतलब हमारा पदार्थ जो होगा हमें चेक करना पड़ेगा कि हाँ, जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो हमारा पदार्थ होगा, और जिसे देखा नहीं जा सकता वो भी तो पदार्थ हो सकता है। बात दोनों में डिफरेंस करके चलिएगा। जिसे आप देख सकते हो वो भी पदार्थ है, जिसे नहीं देखा जा सकता है वो भी पदार्थ है। जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें स्थान घेरा जाए, और जिसमें स्थान घेरा जाए, भार हो, आयतन हो, और जिसे आप ना देख पाओ वो भी किस में रखा जाएगा? पदार्थ में रखा जाएगा। तो यहीं पर भी पढ़ा जाता है कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, आयतन हो, तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। आप यही पढ़े हो ना। तो उस शब्द में, उस परिभाषा में आपको जो ज्ञानेंद्रिय शब्द मिलता है वो इसी का रूल है। जो आप हवा देखते हो, हवा भी पदार्थ में रखा जाएगा। तो अब हम इसे इरेज करके आपके लिए एक अच्छी सी परिभाषा बनाकर दिखाते हैं, ठीक है? जिया जाए ना, जाए ना, जाए ना ओरे पिया रे। अरे यार इरेज कर दिए हैं, आगे चलते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे परिभाषा। तो जो आपकी परिभाषा बनेगी वो बनेगा, वह
वस्तु जिसमें द्रव्यमान आयतन व भार हो तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो आशा करते हैं भैया कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो जो बातें हम लिखे हैं, द्रव्यमान, आयतन, भार और जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। परिभाषा यार रटने से क्या मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एग्जाम्पल क्या क्या होगा। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है, हम बोल सकते हैं ईंट, जो कि हम लिए थे। हम बोल सकते हैं हवा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मार्कर जो है, जो जिससे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, वो मार्कर क्या पदार्थ में आएगा? तो हाँ, ये मार्कर भी पदार्थ में आएगा। इसे आप देख पा रहे हो, इसमें भार होगा, इसमें आयतन भी होगा और इनका अनुभव हम सामने से कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका पदार्थ कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्था। इसे हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। देखो इसके लिए आपके दो कहानियां हैं। प्राचीन समय की बात है भाई। प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय में ऋषियों ने कुछ बातें बताया था। तो ऋषि, एक बात और बता देते हैं आप लोग को, ठीक। ऋषि द्वारा बताया गया था कि जो हमारा शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। तो उन्होंने उस तत्व में पहली बात बताई, जल, अग्नि, वायु, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष और हम बोल सकते हैं आकाश। क्या बोल सकते हैं? आकाश। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और वो 5 तत्व ही जब बाद में जाकर ठोस, द्रव और गैस में बदल जाते हैं, जो कि वो प्राचीन समय की बात है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इन प्राचीन समय के बाद पदार्थ की कितनी अवस्थाएं सामने निकल के आई। और आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। तो हमारी जो हेडिंग है वो है पदार्थ की अवस्था। हम लोग अवस्था के बारे में जानेंगे। पदार्थों की अवस्था। पदार्थ की अवस्था बच्चा 3 प्रकार की, मेनली कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, बट आपको 5 जानना होगा। तो पहला उसमें होगा सॉलिड, जिसे आप बोलते हो ठोस। दूसरा है लिक्विड, जिसे आप बोलते हो द्रव। तीसरा है गैस, जिसे आप बोलते हो गैस। चौथा है प्लाज्मा, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहा जाता है। पांचवा है BEC, जिसे आप बोलते हो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सॉलिड के बारे में, एक करके पढ़ेंगे, फिर लिक्विड को जानेंगे, फिर गैस को, फिर प्लाज्मा को, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। एक बात बताओ,
मान लो भाई पदार्थ है, पदार्थ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है आपके सामने चौक, क्या है? चौक। अब हमारा सवाल ये है कि जब चौक से आप लिखते हो तो चौक के छोटे छोटे कण नीचे गिर जाते हैं, क्या अब छोटे छोटे कणों को आप तोड़ सकते हो? तो जवाब आएगा नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वही छोटे छोटे कण को अगर जोड़ा जाए तो वो बाद में क्या बन जाएगा? चौक बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और रसायन विज्ञान में इन्हीं छोटे छोटे कणों को बोला जाता है अवयवी कण। क्या कहा जाता है? अवयवी कण। इसका मतलब ये है कि पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं और वो जो कण होते हैं उनमें पाया जाता है परमाणु, अणु और आयन। और एक बात याद रखना, ये तीन बातों को बताने वाले सबसे पहले हमारे भारत के ही ऋषि थे। उनका नाम था महर्षि कणाद। क्या था? कणाद। तो महर्षि कणाद ने क्या बताया? पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो छोटे छोटे कण आपके अणु, परमाणु और आयन होते हैं। तो एक बात आप ही बताइए, केमिस्ट्री के जनक तो लेवासिये हुए, लेकिन सबसे पहले अणु और परमाणु के बारे में बताया कौन? पुराने वैदिक काल या वैदिक पीरियड में जब आप जाना तो वहाँ पर एक नाम आता है महर्षि कणाद। तो हमारा भारत देश तो पहले से ही यार बहुत आगे है। फ़र्क इतना रहा कि चीज़ें हमारे यहाँ से उठकर सजोने वाला कोई था ही नहीं, तो ले जाने वाले तो बहुत ही थे। तो बस इतना याद रखना कि परमाणु अणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ही बता चुके थे। तो जो हमारा पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कण अविभाज्य होते हैं। मतलब आप अणु, परमाणु और आयन को तोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्मतम कण होता है जो कि अविभाज्य होता है और अणु भी इसकी ही प्रकृति से बनता है। और आपके सामने एक टॉपिक दिख रहा है आयन। तो याद रखना बच्चा, आयन तीन प्रकार के होते हैं, धनायन, ऋणायन और जीरो आयन। जीरो आयन की कोई भी वैल्यू नहीं है, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग अब अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक फर्स्ट, ठोस अवस्था। देखो एक बार, अगर आपको ये बात नहीं पता रहेगी तब आप कोई भी अवस्था पदार्थ की नहीं समझ सकते हो। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास एक पर्याप्त जगह हो जाए। तो दोस्तों हम लोग पहली अवस्था पढ़ेंगे पदार्थ की, ठोस अवस्था। मान लो जो आपका ठोस अवस्था है उसकी संरचना आपके सामने हम आप दे रहे हैं, समझिएगा आप लोग। अब एक बात बताओ आप लोग, ये जो ठोस अवस्था है ये भी तो पदार्थ ही होगा। तो पदार्थ किन से बनता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और वो ठोस अवस्था में वो जो कण होते हैं वो कुछ इस प्रकार से इस पैटर्न में संतृप्त होते हैं, या बोला जाए इस पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो आपको गोले गोले से दिख रहे हैं इन्हें बच्चों बोला जाता है अवयवी कण। क्या बोला जाता है? अवयवी कण। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार सा ड्रा दिख रहा है। अब आप एक बात बताना, ये जो कण आपस में बंधे हुए हैं ना तेज से, इन्हें बोला जाता है बच्चों प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। तो ये जो कण हैं वो आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, इतने नज़दीक होते हैं कि इनका प्रवाह ही नहीं हो पाता है। और इनकी नज़दीकियों का जो कारण है, इनके आपस में जमटने का जो कारण है वो है प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। तो ठोस अवस्था की बच्चा परिभाषा निकल के आएगी, वह वस्तु जिनके अवयवी कण प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा
बल द्वारा संयोजित होते हैं, संयोजित होकर बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। तो अब आपको आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ठोस अवस्था वास्तव में है क्या। तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसके अवयवी कण प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा बहुत नज़दीकियों के साथ बंधे रहते हैं, उन्हें हम ठोस अवस्था कहते हैं। अब याद रखना कि ठोस अवस्था के प्रकार को हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था के प्रकार कितने होते हैं। तो बच्चा, ठोस अवस्था के जो प्रकार हैं वो हैं दो। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा क्रिस्टलीय ठोस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो बस इतना जानिए कि ठोस भी दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आशा करते हैं आज की ये सारी भी मतलब लेक्चर में जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, और एक भाई कमेंट छोड़ देना। जैसा भी आपका कमेंट रहे बस आप छोड़ देना, बता देना कि क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।